everyone. Now again I am here to you गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रिक्ट सिलेबस बेस्ड क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी विषय के साथ आज हम लोग फिर से एक नए अध्याय के साथ अपना कार्य आरंभ कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी यही स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखिए और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे फिर से अपनी पढ़ाई में साथ साथ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि शायद सभी को हिंदी विषय पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, है ना। पिछले कुछ दिनों में हमने अपने 2 पार्ट खत्म किए हैं, उसके पश्चात हमने अपना हिंदी व्याकरण का भी एक अध्याय खत्म किया था। आज हम अपना एक नया तीसरा अध्याय कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए आपकी जो हिंदी की पुस्तिका है उसमें बाकायदा आपको पेज नंबर 20 पर पार्ट 3 दिया गया है। तो अपने पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बताना चाहेंगे, है ना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और जिसमें एक जो पहला पार्ट था वो एक कविता थी, याद आया। संकल्प, हमने कुछ संकल्प लिए थे अपने देश के विकास में सहयोग देने का, लोगों को जगाने का, देश को आगे बढ़ाने का, तो वो एक कविता थी। और जब मैंने अगला पार्ट आपको समझाया था, याद आया, वो कुछ श्रवण वाला था, वो एक छोटा सा ड्रामा करता था और बीच में अपना ड्रामा करना भूल गया था, डायलॉग्स बोलना, तो कैसे उसके सारे बचपन की यादें जो हैं वो उसका संस्मरण बन गई थी, है ना। आज हम जो अपना पाठ पढ़ रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह एक यात्रा वृत्तांत है बेटा। यात्रा वृत्तांत क्या होता है पहले हम ये जान ले, उसके पश्चात ही हमें अपना यह पाठ जो है वह समझ में आएगा, अन्यथा हम सिर्फ वाक्य पढ़े जाएंगे और हमारे लिए उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक स्थान के बारे में आपको दिया गया है। जैसे कि उन्होंने बोला है कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कोणार्क एक जगह का नाम है और सूर्य मंदिर जो है वहाँ पर बना हुआ एक स्थान है। यह स्थान इसके अंदर है, इसमें स्थित है। तो जैसे आपका खरगोन का नवग्रह मंदिर, बात समझ में आई। यहाँ पर मैं कोणार्क की जगह हम अपने शहर को रख लेते हैं और यहाँ इस स्थान पर हम अपने नवग्रह मंदिर को रख लेते हैं या कालिका मंदिर भी रख सकते हैं। लेकिन उसको यहाँ पर क्यों लिखा गया है, कोई उसका रीज़न तो हो, बिना कारण के तो कोई पाठ बन नहीं जाता है, कोई चीज़ यूं ही छप नहीं जाती है ना। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस विषय को लेकर यह पाठ क्यों बनाया गया, क्योंकि यह हमारी हिंदी विधा का एक तीसरा प्रकार है, रूप है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें सिर्फ लिखा नहीं जाता है, इसमें जब भी लिखित कार्य किया जाता है तो वो अलग अलग तरीकों में, अलग अलग प्रकार में लिखा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य जो है वो अपने जीवन में जब भाषा का प्रयोग करता है ना, हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा या जिस भी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके पूरे जीवन काल में बहुत सारी अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, अलग अलग समय आते हैं, उसके मन में अलग अलग अनुभव होते हैं, उसके दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। तो उन सभी का जो मिला जुला रूप होता है, कभी वह उसे भाषा में कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देता है किसी के समक्ष, है ना। कभी जब उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो उसकी कहानी समझ नहीं पाएगा या उसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको शॉर्ट में समझाना होता है, तो वो उसको अपने जीवन का केवल एक वही मुख्य हिस्सा सुनाता है जो आवश्यक होता है। तो वो वहाँ पर अपना एक छोटा सा संस्मरण प्रयोग कर लेता है ना। फिर कभी मान लीजिए आप अपने जीवन काल में कई जगह घूमते भी होंगे, है ना? तो माँ के दोस्त पूछते हैं कि अरे तुम गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं
जगह के बारे का जो अनुभव था वह सुनाते हैं। यानी कि आप अपने पूरे जीवन में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में भाषा तो प्रयोग करते, लेकिन भाषा के अलग अलग प्रकार बताते हैं। मैंने अभी कहा, अगर आप कहीं से घूम कर आए हैं और यदि आपसे किसी दोस्त ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो तुम क्या कहते हो? मैं आगरा घूमने गया था। तो क्या सिर्फ एक लाइन में उसकी बात खत्म हो जाती है या आपका जवाब खत्म हो जाता है? नहीं। उसके बाद फिर वो कहता है, आगरा में तुमने क्या देखा, कैसा था वहाँ पर, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की जीवन शैली कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जब आपने खरगोन से प्रस्थान किया था, यानी जब आपकी गाड़ी खरगोन से निकली थी, कितनी बजे निकली, कौन से दिन आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की, फिर आप बताते हो। फिर सिस्टम से चलते हो। मैं 6 तारीख को सुबह 7 बजे हमारी बस यहाँ से रवाना हुई। फिर पता है हम लोग इंदौर पहुँचे, फिर वहाँ पर हमने इतने बजे नाश्ता किया, फिर वहाँ से हम आगे इतनी बजे गए, फिर हम वो वाले शहर में हमने रुके, फिर वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, फिर वहाँ बीच में ढाबा आया, वहाँ मैंने लस्सी भी पी थी। फिर हम लोग वहाँ से रात को शहर पहुँचे, वहाँ हमने फिर होटल किया, फिर हम वहाँ रहे। सुबह फिर 9 बजे हम नहा धो के फिर वो वाले शहर का वो चीज़ हमने देखी, फिर वहाँ से 11 बजे हम आगे गए बस से। आप फिर उसको सारी चीज़ सुनाते हो, यानी एक लाइन में तो आपकी बात ख़त्म नहीं हुई। तो आप क्या कहोगे कि मैम मैंने उसको तो पूरे अपने आगरा वाला जो सफ़र था उसकी पूरी कहानी सुना डाली। नहीं, वहाँ आपने कहानी नहीं सुनाई है। क्यों मैम? कितना लंबा तो मैंने उससे बोला, तो कहानी सुनाई ना। कैसे सुनाई भाई? वो कहानी जिसमें सब कुछ सही था, जिसमें सब कुछ सच था, जो प्रूफ किया जा सकता है, उसको सुनकर कोई व्यक्ति बिना रुके भी आपके बोल को जो बोला है आपने उसको ध्यान में रख के वो भी सीधा आगरा पहुंच सकता है। तो वो कहानी कैसे हुई? कहानी में तो कई बार लोग खो जाते हैं, लेकिन आपने जो उसे सुनाया वो वृत्तांत था। मतलब कि आपने जो जो इतने दिन किया, जैसा जैसा किया, उस सब का पूरा सार बता दिया। आप उसको लेकर नहीं गए, लेकिन आप अपनी वर्णन के द्वारा उसको धीरे धीरे करके हर उस जगह पर लेकर गए हो। यानी जब आप उसके सामने बात कर रहे थे तो वह व्यक्ति आपके साथ नहीं होकर भी आपके साथ चल रहा है, वो फील करता है। तो वो कोई एक कहानी तो नहीं है। कहानी कैसे होती है? अगर आप उसमें ये जोड़ देते कि अरे रात को तो हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, जो हुआ ही नहीं था, तो भी वो कहानी कहलाएगी, लेकिन वो भी आपके वृत्तांत का एक छोटा सा हिस्सा होती है। कहानी में हमने पहले बोला था, आप पात्र स्थान अपने हिसाब से चुन सकते हैं, उसमें अपने मन से कुछ भी गढ़ सकते हैं, लेकिन हम हर जगह ऐसा नहीं कहते हैं। आपको यदि कहा जाए कि आप आगरा घूमने गए थे, उसको कविता में बोलो, कैसे गा के सुनाओगे? एक दिन था मैं गया आगरा, वहां से फिर मैं आया वापस, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। यानी कि हर चीज गाकर सुनाई जा सकती, हर चीज में इमेजिनेशन काम नहीं देता है, हर चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि हाँ देखो मैं यहाँ से गया था, वहाँ पे ये शहर है, वहाँ पर ये ढाबा है ना। वो प्रूफ करना पड़ता है, वो तभी होता है जब आप बाकायदा वहाँ गए थे। ऐसे ही आपका कभी कभी होता है निबंध भी क्या होता है कि हम लोग किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं होती है। तो हम लोग अपने जीवन में, अपनी भाषा में अलग अलग प्रकार के रूपों का प्रयोग करते हैं। उसी में से एक रूप है आपका यात्रा वृतांत। यात्रा धन वृतांत, यात्रा यानी सफर। हिंदी में सुनने में शब्द थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप जब अपने एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो यात्रा कहलाती है। आपको पता है इस दुनिया के सबसे पुराने और हमेशा चलने वाले यात्री कौन हैं? बता सकते हैं? ऐसा एक बार अकबर राजा के दरबार में कोई आया और उन्होंने पूछा कि आपके बीरबल समझदार है, बुद्धिमान है, तो जरा ये प्रश्न का उत्तर हमें देकर बताओ। तो उन्होंने पूछा कि बीरबल बताओ, ऐसे कौन से दो लोग हैं जो हमेशा यात्रा करते रहते हैं? सब लोग सोच सोच के हार गए कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो सतत लगातार यात्रा करते रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं है। तो बीरबल ने कहा सोचिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। तो
तो अब सबने कहा कि अब तो हम लोगों ने हार मान ली है। यात्रा करने वाला यात्री होता है और आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पुस्तक जो है मैंने उठाई और मैंने यहाँ रख दी तो इसने यात्रा कर दी। जी नहीं, उसको यात्रा नहीं कहते क्योंकि स्वयं चलकर नहीं गई, इसे हमने उठाकर रखा है। हाँ, जब हम लंबे समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते हैं या आवागमन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यात्रा, है ना। ये नहीं कि हम सुबह गए और शाम को आ गए, वो लंबी यात्रा होती है क्योंकि हमने सफ़र तो किया है, लेकिन वो कैसा किया है, छोटा सफ़र किया है, तो वो भी यात्रा ही कहलाएगा। यात्रा एक हिंदी शब्द है बेटा, है ना। सफ़र आपका जो है वो उर्दू का शब्द है, ठीक है। तो वृत्तांत मतलब उसका संक्षेप में बताना। अब यात्रा वृत्तांत क्यों किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया। याद कीजिए, पिछली बार भी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, आपकी कक्षा चौथी में, हमें नहीं पता, थर्ड में भी हमने पढ़ा था कि किसी घाटी पर घूमने गए थे हम लोग और फिर वहाँ से आने के बाद में वहाँ पर क्या क्या सुंदरता थी, वहाँ की अच्छाइयाँ थी, वहाँ के लोग कैसे थे, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। हमारे कक्षा तीसरी के बच्चों ने तो ऊटी के बारे में लिखा था, यात्रा वर्णन, कि ऊटी में क्या क्या देखने लायक चीज़ें थी, वहाँ पर कौन सा स्थान अच्छा है, वहाँ पर खाने की चीज़ें क्या अच्छी हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है ना, तो उस यात्रा वृत्तांत में वो अपने जहाँ से उसने यात्रा शुरू की है, यानी उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वो वहाँ से जहाँ वो पहुँचा, जो उसका लास्ट पॉइंट था, जो उसका आखिरी गंतव्य स्थल था, वो वहाँ तक पहुँचने और वहाँ से फिर वापस आने तक का सारा जो भी वो करता है, जितने कार्य वो करता है, जो देखता है, जो वो महसूस करता है, अच्छा बुरा नया पुराना जो भी वो महसूस करता है, अनुभव करता है, वो सब कुछ उसमें लिख देता है। आप लोगों को शायद याद होगा, पिछले साल भी जब भी हमारे यहाँ से बच्चे ट्रिप पर जाते हैं और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं, तो बाकायदा स्टेज पर खड़े होकर वो भैया दीदी जो हैं, वो हम लोगों को उनका जो भी वहाँ का अनुभव होता है वो हम लोगों से शेयर करते हैं। और कई बार आप लोगों ने उन लोगों को सुना भी होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को यात्रा पे जाने के बाद में बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, उसको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यात्रा करने के बाद थकान आ जाती है, तो उन लोगों को यात्रा करना पसंद नहीं आता है। हो सकता है किसी के साथ में कोई बुरी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए वो यात्रा दुखद हो जाती है। यानी कि यात्रा वृत्तांत हमें ये भी सिखाता है कि इसके द्वारा आपको कुछ नए नए अनुभव होते हैं। पहला तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। लेकिन यदि आप उनके साथ नहीं हैं, किन्हीं अपने दोस्तों के साथ में हैं, किन्हीं अन्य लोगों के साथ में हैं, या आप अपने स्कूल के साथ में हैं, तब भी आपके अनुभव बदल जाते हैं, है ना। एक साधारण सी बात है, अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ घूमने को नहीं मिलेगा, वहाँ से कितनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें हैं वो भी पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि उस समय हम जब घूमते हैं तो हम हर चीज़ को सिर्फ देखने के नज़रिए से नहीं देखते हैं, हम उसमें से कुछ न कुछ एजुकेशन लेते हैं, उसमें क्या शिक्षाप्रद है, आखिर वो कैसा बना था, क्यों बना है, किस लिए है, ये सारे क्वेश्चन हमसे बार बार किए जाते हैं, हमारे मन में उठते हैं और जवाब हमें वहाँ मिल जाता है। तो इस तरह वो यात्रा या वहाँ की देखी हुई चीज़ें और जो अनुभव होते हैं वो हमारे लिए शिक्षाप्रद हो जाते हैं। यदि कई बार होता है हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से जाते हैं, उस समय हमारा ध्यान न तो अपनी सावधानी पर रहता है, सामने पड़ी हुई कोई चीज़ में कोई इंटरेस्ट आता है। क्यों? वो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हम उसके बारे में जानना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी पुल पर घूमने गए, आपका सिर्फ मकसद होता है दोस्तों के साथ जाके उस नदी में नहाना, आप भूल जाते हैं कि आप नदी के बारे में नहीं ज़्यादा जानते हैं। लेकिन दोस्तों ने कहा चलो अपन इसमें तैर कर आते हैं, दोस्तों को तो आता है, हमें नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ने उकसाया और हम चले जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है हमें तो पता ही नहीं कि नदी कितनी गहरी है, नदी में फिसलन है या हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो कभी कभी यात्राएं हम कैसे कर रहे हैं, किन के साथ कर रहे हैं, किस प्रकार के साधन लेकर हम गए हैं, उससे भी हमारी यात्रा जो होती है उस पर असर पड़ता है कि वो
दुखद होगी, सुखद होगी, ज्ञानवर्धक होगी या हानिकारक होगी। ये सारा घटनाएं जिसमें आप लिखते हैं वो कहलाता है यात्रा वृतांत। यात्रा से लौटने के बाद अपने एक एक पल का हिसाब देना या हिसाब रखकर बताना उसके अंतर्गत आता है। यात्रा वृतांत को लिखने का, बताने का भी एक बहुत आसान सा नियम है कि यात्रा वृतांत में भी कोई झूठ, कोई बेईमानी नहीं होती है। और चूंकि यात्रा आपने स्वयं ने की है तो सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। कुछ लोग यात्रा करने निकल तो जाते हैं, सफ़र पे तो निकल गए, लेकिन वो शहर में रुक रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं। याद रखिए बेटा, जब भी आप किसी नए शहर में जाएं, किसी नई जगह पर जाएं, तो उस नई जगह को बिल्कुल उसी तरह जानने की कोशिश करें जिस तरह आप इस दुनिया में आए थे पहली बार और आपने इस दुनिया को जानने की कोशिश की। जब आप स्कूल में पहली बार आए थे और आपने स्कूल की हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा था, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठाया, फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, उस तरफ टॉयलेट है, उस तरफ हमारा किचन का है, इधर मेज है, इधर हमारा प्लेग्राउंड है। आप जब स्कूल देखने आते हैं, आप स्कूल की हर चीज़ को देखते हैं और बहुत गौर से देखते हैं और आप उसको अपने माइंड में भी रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा उस जगह पर आना है, आपको अपना बहुत लंबा समय वहाँ गुजारना है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है। तो उसी प्रकार जब आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए या किसी सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ की भी हर चीज़ को ध्यान से देखिए। इसलिए नहीं कि आपको दोबारा या वहीं रहना है, बार बार आना है, इसलिए क्योंकि हो सकता है आप दोबारा वहाँ नहीं आ पाए कभी। ये जीवन हमें बार बार ऐसे मौके नहीं देता है, क्योंकि सफ़र करना एक तो अपने आप में बहुत खर्चीला होता है। घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं तो याद रखिए, आपको अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होता है पैसा। तो यात्रा हमेशा पैसा मांगती भी है, तो पैसा बार बार खर्च करके तो हम एक ही जगह नहीं जाएंगे। तो आप जब भी किसी जगह जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़ को, सफ़र को बहुत ध्यान से देखिए, आसपास नज़र डालिए, क्योंकि वो रास्ते, वो पल, वो दोबारा लौटकर नहीं आते हैं। और अगर आपने उनको ध्यान रखा है तो ही तो आप घर जाके किसी को बता पाएंगे ना। मान लीजिए आप दिल्ली घूमने गए, है ना, दिल्ली घूमने गए, वापसी में किसी ने पूछा कि और तुमने दिल्ली में क्या क्या देखा? पता नहीं, पापा वहाँ लेके गए थे, हम देख कर आ गए। अरे दिल्ली गए, कुतुब मीनार नहीं देखा, लाल किला नहीं देखा। क्यों तुमने वहाँ लाल किला नहीं देखा? पता नहीं, गए तो थे शायद। क्यों, तुम्हें नहीं पता लाल किला कैसा है? वो जो लाल पत्थरों से बना है, कोई ऐसी बिल्डिंग देखी थी? अरे हाँ, वो एक लंबी सी दीवार बनी हुई थी और पूरा किले जैसा कुछ था, बड़ा सा, मुझे तो कुछ नहीं आया। आप दिल्ली गए, में गए, आप देख कर आए और आपको पता नहीं? तो आप आखिर घूमने गए थे तो आप किस हिसाब से गए थे? आपने वहाँ क्या नजर डाली, आपने क्या वहाँ से ग्रहण किया? यानी कि आप शरीर से तो गए थे, आपकी बॉडी गई थी, बट आपका माइंड नहीं था। आपका दिमाग कहाँ चला था उस समय? आइसक्रीम वाले में, वहाँ पिज्ज़ा वाले जो दुकान लगी थी उसमें लगा हुआ था। या इसलिए आपको वो याद नहीं क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको दीवारों में, किलों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने बस निगाह डाली और आप आ गए। ये तो गलत है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, याद रखिए, जीवन में कोई भी कार्य बिना रीज़न के नहीं होता है। तो जब भी आप कुछ भी काम करें उसको पूरी एकाग्रता से करें। वो पल जो गुजर जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। तो हर गुजरते पल को आपको यात्रा ही समझना चाहिए, है ना। तो बीरबल ने भी उस समय पता है एक जवाब दिया था, आप क्वेश्चन में भूल गए थे ना। इस दुनिया में सतत यात्रा करने वाले दो ही लोग हैं, बोले एक चंद्रमा और एक सूर्य। बोले कैसे? बोले आप देखिए, चंद्रमा रोज अपने समय पे आता है और सूर्य भी रोज अपने समय पे चलता है और ये सतत गतिशील है, ये कभी रुकते नहीं है। अगर पृथ्वी के एक छोर की तरफ है तो दूसरी छोर पे चले जाते हैं, जब चांद इधर होता है और चांद उस ओर जाता है तो सूर्य इस ओर आ जाता है। ये सतत यात्रा करते रहते हैं। तो ये कैसे हैं? दुनिया के सबसे बड़े यात्री हैं, है ना। अब यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है,
छोटी सी नोटबुक होती है ना, डायरी जो भी होती है, वो और एक पेन अवश्य लेकर जाएं। अन्यथा कभी कभी हमें कुछ चीज़ भूल जाने का भी आशंका होती है, क्योंकि अभी हम छोटे हैं ना, बड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे हैं तो कभी कभी हम शहर का नाम सब कुछ पूछ लिया लेकिन हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपनी डायरी में लिख लेंगे कि इतनी बजे हम इस शहर में पहुँचे, फिर हम यहाँ पर इतनी देर रुके, यदि आप सेल्फ से गए हैं तो फिर वहाँ से हम इतनी बजे आगे निकले, है ना। तो वो सारी चीज़ें जब आप उसमें लिखते रहते हैं तो वो चीज़ें आपको भूलने का डर नहीं होगा। जब आप वहाँ से लौट कर आते हैं तो आप किसी को बता सकते हैं कि देखो यहाँ से उतनी दूर जाने में इतना समय लगता है, वो इतनी दूर है, इतने किलोमीटर है। तो इससे एक और फायदा भी मिलता है कि कोई व्यक्ति जो वहाँ तक नहीं जा सकता है, मान लीजिए आपके पास पैसा था, साधन था, आपका मन था, आपके लिए एक अवसर बन गया, तो आप लोग शायद दिल्ली घूमने चले गए। कोई आपके साथी हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, वो नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी यात्रा वृत्तांत को सुनेंगे, आंखें बंद करेंगे और आपके बोलने के अनुसार वो इमेजिन करते जाएंगे कि हाँ अब मैं यहाँ से निकला हूँ, फिर यहाँ पर एक बढ़िया सी जगह आई है जहाँ रुके हैं, हम लोग चाय पी रहे, फिर यहाँ से हम आगे गए हैं, अब ये शहर आ रहा है, बीच बीच में मुझे नदी, पहाड़, कुछ उड़ती हुई चिड़ियाएँ दिख रही थी, बीच में फिर एक बड़ा मंदिर दिखा था हमें जहाँ बड़े से गणपति जी भी बने हुए थे। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने अपनी डायरी में यात्रा वृत्तांत में लिखी हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना आपके साथ जाए भी आपकी उस यात्रा को महसूस कर सकता है और कुछ मायनों में तो वो खुद भी उस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वहाँ पर घूमकर आ सकता है। अरे तुमने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपने सफ़र को, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अभी अभी वहाँ से घूम कर आ रहा हूँ, मुझे वहाँ की ठंडक महसूस हो रही है। तो यात्रा वृत्तांत अच्छा, रोचक और मज़ेदार भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने लिख दिया इतनी बजे उठे, इतनी बजे खाया, इतनी बजे गए, यहाँ रुके, यहाँ चले, नहीं, वहाँ की स्पेशलिटी उसमें जोड़ते जाइए। आप किसी स्थान पर रुके हैं, आपने वहाँ कुछ अजीब, कुछ नया, कुछ अलग अपने शहर से देखा है, वो आप उसमें लिखते जाइए या फिर अपने मस्तिष्क में जोड़ते जाइए, ताकि अगली बार कभी कोई व्यक्ति उस रूट में जाएगा भी ना तो आपके बताए हुए वृत्तांत के चिन्हों के अनुसार वो उसकी पहचान कर लेगा और उसे एक संतोष रहेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्त ने बताया था पापा कि बीच में ये वाला शहर आएगा, देखो यहाँ पर वो होटल है ना, उसने बताई थी वहाँ पे बहुत अच्छी कचौरी मिलती है। अब आप तो उस शहर में पहली बार गए, लेकिन किसी की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपको पता चल गया कि इस शहर की इस होटल पे अच्छा सामान मिलता है। ढाबे कई होते, लेकिन कौन से ढाबे में अच्छा खाना मिलता है वो आपको किसी की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर पता चल सकता है। हो सकता है हम जा किसी जगह गए हैं लेकिन बीच में कोई शहर आया, वहाँ पर यदि कोई अच्छी चीज़ है देखने लायक, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो सीधा रूट बना हुआ है कि हमें तो बस यहाँ से कहाँ जाना है, उस जगह हम पहुँच गए, लेकिन बीच में भी तो कुछ देखने लायक था, वो हमें पता ही नहीं था। लेकिन अगर कोई पहले से वहाँ से गया है, किसी ने अपना यात्रा वृत्तांत हमें सुनाया है, तो हम जान जाते हैं कि नहीं, बीच में भी कुछ अच्छी जगह देखने लायक हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जब आप उस रूट में जा ही रहे हो तो 2 मिनट और समय निकाल कर तो आप वहाँ जा ही सकते हो। तो यात्रा वृत्तांत के अपने कई फायदे होते हैं। अब एक सवाल ये भी होता है कि यात्रा वृत्तांत जब लिखा जाए तो किन जगहों के बारे में लिखा जाए। वैसे तो हमने कहा कि यात्रा वृत्तांत जो है बेटा, वो आप अपने किसी भी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हम कोई लंबी यात्रा करते हैं तो उसके बारे में बताना लिखना आसान हो जाता है। बस यहाँ से बेड़िया तक गए या गोगावा तक गए तो कोई मज़ा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कुछ स्पेशल है भी नहीं, ज़्यादा सीधा सीधा रोड है, आसपास छोटे छोटे गांव आते रहते हैं और हो गया, सब कुछ तो सेम चल रहा है। मैम क्या लिखूँ मैं अपनी यात्रा वृत्तांत में? हाँ, कोई व्यक्ति जो बाहर से आया है पहली बार, उसको यहाँ पर ज़रूर कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत छोटी यात्रा है, इसमें हम क्या लिखेंगे? हाँ, तो उसके लिए जब आप किसी प्रसिद्ध जगह पर जाते हैं, वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को देखते हैं, तब उसके बारे में बताना लिखना आसान हो जाता है।
तो अब हम लोग अपने कोणार्क का सूर्य मंदिर यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। कि पहली बात, कोणार्क जो है बेटा वो एक दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर पाठ को लिखने के लिए यही क्यों चुना गया है। आपको हम बताएं, सूर्य मंदिर यानी सूर्य का मंदिर। आप कहेंगे मैम सूर्य का मंदिर, हम भारत देश में रहते हैं बेटा, और भारत देश में बाकायदा सूर्य को एक देवता का दर्जा प्राप्त है। यानी सिर्फ वो जो चमकता हुआ आग का गोला दिख रहा है वो उनके लिए कोई एक तारा नहीं है, हमारे लिए वो बहुत पूजनीय है, एक देवता के समान। क्योंकि आप भी जानते हैं, साइंस भी कहता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही ये संचालित हो रही है। आपके आसपास जो पेड़ पौधों में ग्रो होता है, आपके शरीर के विकास के लिए जो ज़रूरी है कैल्शियम, जो भी आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है वही आपको हेल्प करता है। ये नहीं अगर पूरी धरती पे सूर्य ना हो और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, तब आप जानते हैं क्या होगा, इस धरती में कुछ भी विकास नहीं होगा। ये नहीं कि हमारे चलने के लिए सूर्य आवश्यक है, तो जो हमें एनर्जी दे रहा है वो हमारे लिए ईश्वर के बराबर ही हुआ। तो हमारे यहाँ शुरू से आदिकाल से सूर्य को देवता का दर्जा दिया गया है और बाकायदा उनके सम्मान के लिए एक मंदिर बनाया गया है ना। आपको एक चीज़ हम बता दें, सूर्य का मंदिर आपको पूरे देश में कुछ ही जगहों पर, और उसमें सिर्फ शायद एक ही जगह पर बना है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, माता जी है ना, जिनको आप बोलते हैं देवी, अलग अलग भगवान के मंदिर आपको हर शहर में देखने को मिल जाएंगे, हनुमान जी। लेकिन सूर्य भगवान का मंदिर आपको हर शहर में हर जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य का अपना एक महत्व है। और इसीलिए सूर्य मंदिर आपके कुछ ही जगहों पर, अगर आपने देखा हो तो हम बड़े खुशकिस्मत है, हमारे खरगोन शहर में भी नवग्रह मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, बाकायदा एक सूर्य मंदिर अंदर बना हुआ है ना। तो कुछ एक ही जगह है ऐसी बेटा हमारे देश में जहाँ पर सूर्य देवता को बहुत ऊंची मान्यता दी गई है और उनके लिए स्पेशली विशिष्ट रूप से उनके मंदिर बनाए गए हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहला मंदिर जो है वो क्या है, हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, हमारा देश वैसे ही अपनी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति मतलब समझते हैं, धरातलीय स्थिति, मतलब इसका जो सरफेस है वो कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पर बहुत पर्वतों वाला, कहीं पर बहुत पेड़ पौधों वाला है। तो इससे डिफरेंट अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है स्थान, और उन स्थानों का जो वातावरण है वो भी बहुत अलग अलग है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी सारी विभिन्नताएं एक ही जगह पर सिर्फ भारत देश में देखने को मिलती हैं। यानी अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो यदि आप अमेरिका या अन्य देशों को देखते हैं तो या तो वहाँ पर कंटिन्यू ठंडी पड़ती रहती है, या तो किसी देश में कंटिन्यू लगातार बारिश ही होती रहती है। कोई देश जैसे आपका ईरान है, अरब देश जो है, वहाँ सतत गर्मी ही पड़ती रहती है, रेत ही रेत होती है। किंतु हमारा देश एक ऐसा है जो पता नहीं किस सही स्थिति में बना हुआ है, या यूँ कहें कि बहुत अच्छी स्थिति में है कि यहाँ पर बरसात, गर्मी है ना, सर्दी, लगभग चारों मौसम अपने समय से आते हैं, बराबर हमें महसूस भी करवाते हैं। समय समय पर वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, फिर एक आपका सर्दी का मौसम आता है, 2-3 महीने बढ़िया ठंड पड़ती है, जलेबी खाने को भी मिल जाती है। फिर गर्मी ऋतु भी आ जाती है 2-4 महीने के लिए, तो बढ़िया आइसक्रीम भी खाने को मिल जाती है। फिर एक हल्का सा मौसम आता है आपका जनवरी के बाद में, न ठंड होती है न गर्मी होती है। मतलब हमारा ही एक देश मात्र ऐसा है बेटा जहाँ पर आपको सारी ऋतुओं का आनंद लेने को एक साथ मिल जाता है। मान लीजिए अगर अभी आपके प्रदेश में आपको गर्मी लग रही है तो भी आप बहुत लकी हैं कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि उस समय इसी भारत देश का कोई एक हिस्सा है जहाँ पर ठंड पड़ रही होगी, जहाँ जाकर आप अपनी गर्मी दूर कर सकते हैं। अगर अभी आपके हिस्से में बारिश हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि अब ये जगह रहने लायक नहीं है, बहुत पानी आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, तो आप अपने देश के एक और हिस्सा जहाँ पर पानी नहीं बिल्कुल गिर रहा है
रह सकते हैं। ये नहीं कि आपको इतनी सारी सुविधाएं अपने देश में मिल रही है और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है यहाँ की भौगोलिक विविधता या भौगोलिक स्थिति। इसीलिए आप देखिए हमारे भारत देश को कई ऐसी जगह हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी माना जाता है। ये नहीं कि आप जब चाहें तब अपने हिसाब के मौसम का आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक और अच्छी चीज़ बताएं बेटा, भारत देश में आपको पुरानी से पुरानी चीज़ें, पुराने से पुराने स्थान देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि उनको देखने के लिए बाहर के लोग भी आते हैं विदेशों से हमारे यहाँ। और कहा जाता है कि धरती पर मनुष्य संस्कृति जो है, मानव संस्कृति, उसका सबसे पुराना वाला मतलब सबसे पहला प्राचीन वाले जो अवशेष या जो जानकारियाँ हैं वो भारत देश में हमें देखने को मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो इस वजह से भी हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही विशिष्ट है। और जब आप कभी अलग अलग जगहों पर जाएंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, अरे हमारा देश इतना पुराना है। बाकी देशों में आप जाके देखिए, वहाँ पर सब कुछ अभी अभी का बना हुआ लगता है। वहाँ पर आपको कभी भी पत्थरों से बने हुए मकान और पत्थरों से बने हुए मंदिर नहीं मिलेंगे। कुछ ही जगह होंगी। आप यदि मिस्र वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ जगह हैं जो प्रसिद्ध हैं, लेकिन वहाँ हर शहर हर चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप भारत देश के एक एक राज्य में भी जाएंगे तो आपको वहाँ सब डिफरेंट और स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, है ना। कहीं पर समंदर बड़ा अच्छा है, कहीं के पहाड़ बड़े अच्छे हैं और कहीं की तो हरियाली बहुत अच्छी है। ये नहीं कि आप जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ की संस्कृति, वहाँ की स्थिति, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोग, वहाँ का बोलचाल, वहाँ का खान पान दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग मिलेगा। तो आप जब भी चाहें अपने भारत देश की इस संस्कृति का, इस विविधता का आनंद उठा सकते हैं। और ऐसा कई बार मैंने देखा बहुत से लोग करते हैं। हर बार छुट्टियों में वो लोग किसी एक नई जगह जाते हैं, पर क्या करते हैं, वहाँ से आने के बाद में कुछ साल में भूल जाते हैं। मैं पिछले साल गया तो था, पर मैंने क्या देखा था, कब देखा था, कुछ पता नहीं रहता है। हाँ, मम्मी पापा के साथ गए थे ये पता है। बेटा आप घूमने गए थे तो क्या देख कर आए? ये था, बस हो गया। अरे आप इतने पुराने बड़े शहर में गए और वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं और आपको पता ही नहीं। आप आगरा गए और आपने वहाँ पे ताजमहल नहीं देखा। क्यों? ताजमहल देखा और आपको यही पता कि ताजमहल क्यों बनाया गया था, किसने बनवाया। अगर आप गए हैं तो पता तो करिए। ताजमहल बनाने वाले आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो बना कर रख गए वो सुंदर कलाकृति आज भी उतनी ही सुंदर है। आज भी उसको देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। तो कम से कम उसके बारे में जानना हमारा हक बनता है। हमें उसकी जानकारी होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। तो अब हम अपने देश के ऐसे ही एक पुरातात्विक शहर और ऐसे ही एक प्रसिद्ध शहर के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 20, मैं यहाँ से अपना कोणार्क का सफ़र शुरू कर रही हूँ। सभी लोग अपने अपने, अगर आप कार में बैठे हैं तो अपना सीट बेल्ट लगा लें। अगर कोई हवाई जहाज में उड़ने का सोच रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, हवाई जहाज पर भी हम निकलेंगे। लेकिन पहले पता तो कर लीजिए कि आप कोणार्क पहुँचेंगे कैसे। मैं कोणार्क घूम कर आई हूँ, है ना। तो आप सभी लोग अपने स्थान पर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और फिर हम ये यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पढ़कर बताती हूँ। प्राचीन समय की इमारतें हमारी अनमोल धरोहर हैं। इनसे हमें उस जमाने की समृद्ध और सुंदर वास्तुकला का पता चलता है। ओडिशा के सागर तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर ऐसी ही एक सुंदर प्राचीन इमारत है। इसे देखने प्रतिदिन देश विदेश से सैकड़ों सैलानी आते हैं। सैलानी यानी पर्यटक, टूरिस्ट जिसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में, उसे हिंदी में सैलानी भी कहा जाता है। तो जो कोणार्क है वह आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना उसे बनाया गया था उस समय था। बनाने वालों ने उसको इतनी सुंदरता से, इतनी बारीकी से बनाया है कि उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये आज से हज़ारों साल पहले बना हुआ है ना। उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही
किसी ने उसे बनाया है। तो यह हमारी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। ठीक है, अब कोणार्क की यात्रा हमने शुरू कर ली है। सभी बच्चों ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपनी इमेजिनेशन को आप बनाए रखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हम कोणार्क के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम थोड़ा सा यहीं पर विराम दे रहे हैं, क्योंकि कोणार्क हमने शुरू तो किया, लेकिन कोणार्क हम लोग अगले वाले लेक्चर में पहुंचेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे इस पाठ को पढ़कर अपने मन में तैयार रखेंगे और फिर आपको मेरे साथ कोणार्क घूमने में बहुत आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगली बार फ्रेश माइंड से हम लोग अपना सारा खाना पीना लेकर बैठना, ताकि हम लोग कोणार्क घूमने जाए तो हमें कोई थकान नहीं हो। ओके, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।